10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग चाहे आपका आईसीएसई हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक, दोनों में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। केमिकल बॉन्डिंग से आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग से ही क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और उसके साथ देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस, किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम बहुत ही इजी तरीके से पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। ठीक है, आज के बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग में कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले तो नाम से पता करिए केमिकल बॉन्डिंग आई ही क्यों। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपके पीरियोडिक टेबल के एटम्स हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो पीरियोडिक टेबल में हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तो उनका क्या होता है, स्टेबिलिटी उनमें नहीं होती। ठीक है, सिर्फ आप अगर बात करें किनकी, इनर्ट गैसेस की, तो उनकी स्टेबिलिटी है। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे एटम्स और ये हैं एलिमेंट्स, इनमें क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती। रीजन ये है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, एक रूल है कि उनका ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल का क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है आउटर मोस्ट शेल का, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए उतने अवेलेबल हैं, तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ही क्या कॉन्सेप्ट आया है आपका, केमिकल बॉन्डिंग। तो अब आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कहानी किसकी है, कहानी आपकी स्टेबिलिटी की है। एटम्स की स्टेबिलिटी की कहानी है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप केमिकल बॉन्डिंग को सबसे पहले कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ मोलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में बी डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में बी डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, जो क्या करती है, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, ऑक्टेट को कंप्लीट करवाती है, वो ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है, आपकी केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, वो क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है जो एटम्स की स्टेबिलिटी को क्या करती है, मेंटेन करती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे बन जाते हैं, जब एटम आपस में क्या करेंगे, स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, तो किसी ना किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे और दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, किसी न किसी एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ेंगे और किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो एक तो इस तरीके से क्या होती है, स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, जो दूसरा पैटर्न होता है वो कैसे होता है, आपस में क्या होती है, कंप्लीट शेयरिंग होती है। कंप्लीट शेयरिंग मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपके कॉमन हो जाते हैं, वो दोनों एलिमेंट्स के रहेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से भी क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसी चीज को हम समझेंगे, कौन से एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, कौन से इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं और दूसरे एलिमेंट के थ्रू गेन किए जाते हैं, तब कौन सी बॉन्डिंग होती है, जब एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तब कौन सी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्या, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में
ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में बी डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों आई? स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आई, ठीक है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है तो उस पे जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज होते हैं वो आपके केमिकल बॉन्डिंग कही जाती है, ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी क्या है इसको समझ लीजिए, किस तरह की स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम की, ठीक है, तो आप सबको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 11, ठीक है। तो आप जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम में वो कितने होते हैं आपके 11 होते हैं। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है, 11। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, तो नील्स बोर ने क्या कहा था, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2, ठीक, उसके बाद कितने, 8, और थर्ड शेल में बचा कितना, 1, ठीक है। पहली शेल के एल एम, ठीक। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम ये सब पढ़ के आ चुके होते हैं, ठीक। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। क्या हो जाए अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन ही यहां से, ठीक, तो क्या होगा, अंदर वाला जो आपकी शेल है सोडियम की उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो यही रीजन होता है कि कुछ एलिमेंट्स केमिकल बॉन्डिंग में क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, ठीक है। किनको डोनेट करते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिनका ऑक्टेट इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसकी, क्लोरीन की, ठीक है, तो कितना एटॉमिक नंबर होता है, 17, ठीक। तो अगर 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 7, ध्यान से समझिएगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, ठीक। तो क्या होता है अगर Na अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर दे, Cl को डोनेट कर दे, तो क्या होगा, Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, ठीक है, और Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8, ठीक है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब जब कोई भी एलिमेंट एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर उतना ही क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो Na ने, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम, ठीक है, क्या करता है, गेन करता है, तो उसके ऊपर उतने ही नेगेटिव चार्ज आते हैं, ठीक। तो सोडियम की जो स्टेबिलिटी आई वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से आ गई, क्लोरीन की जो स्टेबिलिटी आई वो क्या, किसकी वजह से आई, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से आ गई, ठीक है। तो यही आपके इस तरह के, अब Na क्या बन गया, Na पॉजिटिव, Cl क्या बन गया, Cl नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या कहा जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुई, एक एटम ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको, दूसरे एटम को, या क्या कह सकते हैं, एक एलिमेंट ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, किसको, दूसरे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कंप्लीट डोनेट कर दिया, ठीक। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये क्या बन गया आपका NaCl मॉलिक्यूल। अब यहाँ Na का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, Cl का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो यहाँ क्या हो गई आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। क्या हुआ है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, क्या हुआ, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो केमिकल बॉन्डिंग आपकी फर्दर 3 तरह की आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, एक आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरे क्या होगी आपकी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो आपकी
किससे होती है? शेयरिंग से होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो आपकी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है। उसी का ही एक एग्जांपल आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई? आपकी आयनिक बॉन्डिंग। क्यों बोली जा रही है आयनिक बॉन्डिंग? क्यों इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयंस की जनरेशन हो गई। क्या हो गई? आयंस की जनरेशन हो गई। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? 3 तरह की होती है। केमिकल बॉन्डिंग कितने तरह की होती है? अब अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग के कितने टाइप पढ़ने के लिए मिल जाएंगे? एक तो आपने अभी देखा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग जिसमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं भाई इनको। ठीक है, दूसरा किस तरह का आप पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक होती है आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, सबको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको समझ लेते हैं, ये क्या होता है। ठीक, यहाँ तो मैंने आपको एक एग्जांपल इस तरीके से समझाया है कि आपको स्टेबिलिटी का पता चल जाए कि स्टेबिलिटी हम क्यों कर रहे हैं बार बार। ठीक, तो जो आयनिक बॉन्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी आपको पता चल गई। ये एग्जांपल ही ऐसा है। एक जो एलिमेंट था आपका सोडियम, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, ठीक है, और किसने गेन कर दिए? क्लोरीन, क्लोराइड जो एटम था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इनको गेन कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है? अब जितने भी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं वो सब होते हैं क्या? मेटल्स। क्या होते हैं? मेटल्स। और पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो सब क्या होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो सब क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं वो क्या होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं। तो आपको एक चीज और समझ आ रही होगी कि जो हमारी आयनिक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो किसके बीच में होती है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। ठीक है, क्या हो रहा है इस आयनिक बॉन्ड में? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देती है किसको? नॉन मेटल्स को। किसको? नॉन मेटल्स को। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होती है आयनिक बॉन्डिंग? ठीक है, उनके एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, क्या आपके आयनिक बॉन्ड के मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसको? आयनिक बॉन्ड को। ठीक है, क्या होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड? क्या होती है आयनिक बॉन्डिंग? ठीक है, तो अगर आप आयनिक बॉन्डिंग को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग may be defined as ionic bonding may be defined as complete transfer of electron takes place complete transfer of electrons takes place from one atom to another
एटम। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में बी डिफाइंड एज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें मेन है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, इस पर ध्यान देना है आपको। ठीक, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, अब कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एटम और एक क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर होना है, तो ये किस किस के बीच में बनेगा भाई, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, तो अब आपको एक जनरल चीज में ऐसे बताने वाली हूं पीरियोडिक टेबल के थ्रू, जहां से आपको पूरा क्लियर होने वाला है कि आयनिक बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है। ठीक है, किस तरह के कंपाउंड्स आपके आयनिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे। ठीक है, जिनमें आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो क्या कहे जाते हैं, आपके आयनिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, आपको एमसीक्यू में दे दिए जाते हैं 4 तरह के अलग अलग कंपाउंड्स और पूछ लिया जाता है विच वन इज आयनिक कंपाउंड, इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा है। तो पहचानने का बहुत इजी तरीका है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बने होते हैं वो आपके आयनिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं। मतलब एक मेटल प्रेजेंट हो और एक नॉन मेटल प्रेजेंट हो। ठीक है, मेटल्स जनरली कहाँ से, फर्स्ट ए ग्रुप और आपके सेकेंड ए ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए, ठीक है, सेकेंड ए, ठीक। अब क्या होता है, आपका फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी आपके ये एलिमेंट्स हैं, सबका जो आउटर मोस्ट शेल होती है उनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक। जैसे कि मैंने आपको अभी सोडियम का एग्जांपल बताया था। ठीक है, आप पोटेशियम का एग्जांपल देखेंगे, पोटेशियम में कितना होता है, 19 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 1। ठीक है, देखो एक ही प्रेजेंट है ना, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये क्या कर दें, ये सारे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, ठीक है, तो इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जनरली किसकी, 6th ग्रुप की और 7th ग्रुप की, तो ये आपके जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो आपका 6th ग्रुप है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेंटेलियम और भी है एलिमेंट्स, लेकिन जो जनरली देखे जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक, तो वो यही होता है। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कैसे बनते हैं, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। ठीक है, मतलब फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा आप, जो भी एलिमेंट जिस पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है सब एलिमेंट के। ठीक, फॉर एग्जांपल पोटेशियम के कितना होता है, 19, तो 2 8 8 1, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबकी वैलेंसी +1। ठीक, सेकेंड ए ग्रुप में अगर मैं एग्जांपल लूं किसका, मैग्नीशियम, तो कितना होता है 12 mg। ठीक, 2 8 2, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। ठीक, तो सेकेंड ए ग्रुप में प्रेजेंट है ये वाले एलिमेंट्स, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो क्या वैलेंसी आएगी, +2। ठीक, ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल किसका लूं, कैल्शियम, कितना होता है 20, तो 2 8 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल्स में अगर हम आए, ठीक, उनसे पहले अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात करूं
तो जितने भी एलिमेंट्स बोरोन एल्यूमिनियम सबके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसमें, फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन वाले ग्रुप में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं, ठीक है। उन्हीं की वजह से वैलेंसी निकलती है, ठीक है। तो फिफ्थ सिक्स्थ ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। सिक्स्थ ग्रुप है, 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेवेंथ ग्रुप की बात करूं तो हेलोजेंस है, सेवेंथ ग्रुप है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ठीक, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंसी कितनी हो गई, -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी, तो वैलेंसी -2। सिक्स्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी -2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। हेलोजन की बात करें तो 17Cl कितना हो जाएगा, 2, 8, 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो इन सब की वैलेंसी -1। अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गए आपके मेटल्स, ये सारे हो गए नॉन मेटल्स। अब जिस भी कंपाउंड में इन मेटल के साथ ये नॉन मेटल प्रेजेंट हो जाएंगे वो सारे आपके क्या कहे जाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। किस तरीके से, आप ऑक्सीजन को कंबाइन करवाइए कैल्शियम के साथ अगर, ठीक है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 2, ऑक्सीजन 2,6। अगर ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, कैल्शियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट। क्या होगा, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये कैसा बन गया आपका, आयनिक कंपाउंड बन गया। समझ आया, आयनिक कंपाउंड्स मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। अब ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ करें, ठीक है, तो मैग्नीशियम भी क्या कर सकता है, आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसके पास, ऑक्सीजन के, क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूं और हेलोजेंस की बात करूं, ठीक, तो फर्स्ट ए ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, हेलोजेंस एक हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। तो क्या बन सकते हैं आपके, जैसे पोटेशियम के साथ Cl की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन 287, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो K1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, क्या बन जाएगा आपका, KCl, ठीक है, KCl। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड ए ग्रुप के, किसके साथ, आपके हेलोजेंस के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की बात करी जाए किसके साथ, Cl के साथ, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे हमें 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, गेन कर सके। इसीलिए MgCl नहीं होता है, क्या होता है, MgCl2। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट। जब MgCl2 का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे आयनिक कंपाउंड्स के, अब हम सबसे पहले वही पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कब, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO, क्योंकि एक मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एक ऑक्सीजन ने उन दोनों को क्या कर लिया, गेन कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक क्लोरीन एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो कितने क्लोरीन रिएक्ट करेंगे, 2 क्लोरीन एक मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, MgCl2। ऐसे ही कैल्शियम की क्लोरीन के साथ करेंगे तो CaCl2 होगा, CaCl नहीं होगा। रीजन, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। और एक टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा तो क्लोरीन का जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके होता है, तो 2 क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को
गेन करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका CaCl2। ये सारे ही कंपाउंड्स आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स? Those compounds which are formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom, from metal to non-metal. Ionic compounds always form between metals and non-metals, ठीक है। In ionic compounds ions are produced। ये और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। कैसे? एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है कैटायन और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो क्या होता है, एनायन, ठीक है। इसी वजह से आयंस प्रोड्यूस होने की वजह से ही इनको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि आयंस प्रोड्यूस होने की वजह से ही क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्या होते ही हैं, गुड कंडक्टर होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। किसमें? जब आयनिक कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक। अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं किसके, आयनिक कंपाउंड्स के, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ आयनिक कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले NaCl, एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बनवा लिए जाते हैं, ठीक है। तो NaCl, Na कितना होता है, 11 2 8 1, ठीक है। Cl कितने एटॉमिक नंबर, 17 2 8 एंड 7, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। तो Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। Na ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, क्या बन गया आपका, NaCl, ठीक है। बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिखाते हैं कि ये न्यूक्लियस हो गया आपका Na, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड दिस वन इज योर थर्ड शेल। तो यहाँ 2 8 1 इस तरीके से बुक में शो किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही Cl, ठीक, 2 8 7। तो Cl के लिए अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल, ठीक है, 2 8 7। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ चल जाएगा, इसमें। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका डोनेट करके और इसका गेन करके। ये है आपका किसका, NaCl, ठीक है। NaCl आयनिक बॉन्डिंग क्या प्रेजेंट है इनमें, आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं आपके, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जब NaCl को किसमें डिसॉल्व कर दिया जाए, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया जाए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 2 8 2, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 2 एंड 6, ठीक। तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या बन जाएगा आपका, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अगर MgCl2 है, ठीक, किसका एग्जाम्पल है, MgCl2। तो MgCl2 में मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, 2 8 2, ठीक। अब एक क्लोरीन 17, दूसरा क्लोरीन 17, 2 8 7 2 8 7। याद रखना हमारा जो मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ठीक है। तो एक यहाँ डोनेट कर देगा, एक यहाँ डोनेट कर देगा, दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 8, ठीक है। दिस वन इज योर Cl नेगेटिव 2 8 8, ठीक है। दिस वन इज योर Cl नेगेटिव
288, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, आपस में अट्रैक्शन होगी, क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन जाएगा आपका MgCl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही अगर कैल्शियम क्लोराइड का आता है CaCl2 का, तो बिल्कुल सेम है, यहाँ कैल्शियम 2882 20 होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक मेटल प्रेजेंट हो और एक नॉन मेटल, ठीक। तो आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो किन के बीच में बनते हैं, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होती है पूरी की पूरी। एक एलिमेंट तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और एक क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं किनके, आयनिक कंपाउंड्स के, जो पूछे जाते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स कुछ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यही से ही मिल जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो डिफरेंस पूछा जाएगा आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में, ठीक है। अब प्रॉपर डिफरेंस आप तब बता पाएंगे जब आप अभी कोवेलेंट कंपाउंड्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स के ऑपोजिट होते हैं, ठीक। तो बस यही से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स भी किस तरीके से होते हैं, ठीक। तो आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, तो आयनिक कंपाउंड जो बनता है मेनली उनके बीच में बनता है जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही आपका आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन those atoms having electronegativity difference, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बिटवीन दोज एटम्स हैविंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, वन इज मेटल एंड अदर इज नॉन मेटल। तो मतलब एक कंप्लीट पॉजिटिव और एक कंप्लीट नेगेटिव। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, दूसरा आप लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो इसका मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दूसरे ने गेन कर लिया, ठीक। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल। अब एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्या जनरेट होते हैं, आयंस जनरेट होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में क्या जनरेट होते हैं, आयंस जनरेट होते हैं, ठीक। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनने वाला है वो क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी एक टेंडेंसी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर रखते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Ionic compounds are good conductor of electricity in aqueous solution or molten state. Molten state मतलब मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा तब भी थोड़ा मॉइस्चर रहेगा तो वाटर की प्रेजेंस होगी, तो उससे क्या है, आयंस बन जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl सॉलिड है, तो अभी इसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसको आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, नमक को पानी में डिसॉल्व कर दोगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की
कंडक्टेंस और बढ़ जाएगी। पानी में वैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर प्योर वाटर होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है, वाटर प्योर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक, आप NaCl इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दीजिए वाटर में, और भी ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है इनके आयंस, ठीक है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, और आयंस जहां प्रेजेंट होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकती है, क्योंकि आयंस के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया करेंगे, क्योंकि वहां पे आयंस ही नहीं आएंगे, क्योंकि वहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वहां तो शेयरिंग होगी। कैसे होगी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी, याद रखना, कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक आता है आपका क्या? सोल्यूबिलिटी, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ठीक है, इसमें सब में क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स आपके डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका? सोल्यूबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल ionic compounds are soluble in ionic compounds are soluble in polar solvents। या लिख सकते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, मतलब वही सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? सॉल्वेंट वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। जैसे कि मैं नमक को पानी में डिसॉल्व कर रही हूँ, तो नमक क्या हो गई? मेरा सोल्यूट। ठीक है, वो पानी क्या हो गया? मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, तो पानी मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। तो जैसे कि आपका HCl है, इस तरह के सॉल्यूशंस में भी क्या हो सकते हैं? ये आयनिक कंपाउंड्स आपके सोल्यूबल होते हैं। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। आप देखिएगा, नमक कभी तेल में डिसॉल्व नहीं होती, नमक। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो आपका ऑयल है वो नॉन पोलर है, और जो आपकी नमक है NaCl वो पोलर है। ठीक, तो आयनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट्स में ही क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ज्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है, राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन 2 और 3 डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक, तो आप ये लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड कोवलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो उनमें क्या होती है? या तो मेटल नॉन मेटल ही प्रेजेंट होती है। कोवलेंट कंपाउंड्स में नॉन मेटल के बीच में ही आपस में क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो अब हम सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड्स को ही पढ़ लेते हैं, ताकि आपको ये डिफरेंसेस और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और कोवलेंट कंपाउंड्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स से, क्योंकि वहां पे क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो आपको वो शेयरिंग इस तरीके से दिखानी पड़ती है कि हर एलिमेंट का क्या हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो एक मेजर डिफरेंस क्या हमने समझा? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, कॉमन इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। कैसे? वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स। अब हम कोवलेंट कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें आपको किस पे फोकस करना है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
आयनिक कंपाउंड में क्या था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं आपके, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनते हैं। मतलब आपके इस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे जिनमें आपस में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होने वाली है, कोई ट्रांसफर यहाँ इलेक्ट्रॉन का नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं ना, तो वो किस तरह के कंपाउंड्स में बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक एलिमेंट्स की बात करूं, Cl2, Br2, I2, ठीक है, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं आपके N2, ठीक, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस भी होगी तो थोड़ी बहुत हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें किसकी, अमोनिया की, NH3, वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो इन सब में आपके क्या कोवलेंट कंपाउंड्स देखने, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ क्या है, आप खुद देख सकते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, ये एक जैसे ही है, ठीक। तो आप खुद समझो, अगर क्या है, जो आयनिक कंपाउंड्स थे उनमें एक ऐसा था जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, एक ऐसा था जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ठीक है। तो जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं उसने क्या कर दिए, अपने पैसे डोनेट कर दिए, किसको, बहुत ज्यादा गरीब वाले को। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो दोनों की ही टेंडेंसी सेम सेम है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो दोनों ही एलिमेंट्स क्या है, सेम है, दोनों ही क्लोरीन है, तो कोई किसी को देगा नहीं। अब क्या है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है तो क्या हो जाएगी, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। क्लोरीन की बात करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारी कैटेगरी बनेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होनी है, वो डिपेंड करेगा इनके अपने ऊपर। फिलहाल आपको इतना समझ आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड आपके इस तरह के कंपाउंड्स में मिलते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग क्यों होती है? क्योंकि ये उन कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में मिल रहे हैं हमें जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। जैसे NH3 और H2O की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें तो सेम है ही, तो कोई अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों ही करेगा, आपस में बराबर की साझेदारी होगी और उससे इनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक। अगर हम बात करें क्लोरीन की, ठीक, तो याद रखना कोवेलेंट कंपाउंड्स में मेटल्स नहीं होते, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में मेटल्स नहीं होते, किन में होते हैं? ये सारी आपको नॉन मेटल ही दिख रही होंगे, सब क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स रहेंगे। मेटल किसमें थी? आयनिक में थी, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती थी, क्योंकि उनके डोनेट करने से उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता था, और वहां पे नॉन मेटल गेन कर लेती थी, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करके उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पे आयंस बनते थे। कोवेलेंट कंपाउंड्स में कभी कोई आयंस नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। होमो न्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियाई वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो Cl 17 Cl, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17, 2, 8, 7, ठीक है। एक और Cl हमने ले लिया, इसके भी कितने हैं? 2, 8, 7। तो अब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जब आप कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो Cl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में बनाने के लिए आएगा तो कैसे, 1, 2, सबसे पहले देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसका मतलब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर लिया इधर, दिस वन इज योर 7, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस वन इज 7। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इनके साथ, इसके एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इनके साथ, ठीक है। किस तरीके से, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इसके अपने थे, एक ये ले लिया इसने 8, 7 इसके अपने हैं, एक इसने ले लिया 8, तो ये बन गया आपका Cl2, ठीक है।
तो कैसा होगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। तो अब अगर मैं बात करूं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स फर्दर 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। अगर कैसे, बॉन्ड के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। एक तो जिसमें सिंगल बॉन्ड आएंगे इस तरह के कंपाउंड्स, एक वो जिसमें डबल बॉन्ड आएंगे, एक वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। तो हेलोजन्स में तो हमेशा क्या आएंगे, आपके सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका है, Cl2 का है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको ब्रोमीन का बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ब्रोमीन का भी अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल जैसे क्लोरीन का ड्रॉ किया है ऐसे ही किसका हो जाएगा, आपका ब्रोमीन का हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन, ऐसे ही आयोडीन। तो मैं आपको अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना के बताने वाली हूँ, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस में बन जाएंगे, ऑक्सीजन में। अगर हम किसको देखें, एग्जांपल देखें ऑक्सीजन का, O2, ठीक। तो एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, आपका 8, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, ठीक है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। O2 बात करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगी, 2 की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। जब 2 की म्यूचुअल शेयर होंगी तभी तो 8 होंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कितने तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स आप बॉन्डिंग के बेसिस पे देखें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको नाइट्रोजन में, ठीक है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बिहाफ पे बात करूं तो भी आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे, एक तो पोलर, कंप्लीटली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होते हैं आपके पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक पोलर कोवेलेंट और एक होते हैं पार्शियल नाम से ही पता चल रहा है। पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड्स वो जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का कैरेक्टर आता है। हालांकि कंप्लीट शेयरिंग कह रही हूँ, म्यूचुअल शेयरिंग इनमें भी होगी, लेकिन इनमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग के बाद जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग वाले थोड़े से उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती इनमें भी म्यूचुअल शेयरिंग ही है, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स को अगर हम क्या करें, पार्ट्स में डिवाइड करें, तो सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम पोलैरिटी के बिहाफ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक क्या होते हैं आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और एक होते हैं आपके पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड्स वो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, फॉर एग्जांपल अमोनिया और वाटर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम पोलैरिटी के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई करें तो एक होते हैं हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी आती है, मतलब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है एलिमेंट्स में, ठीक। और एक होते हैं हमारे क्या, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, नॉन पोलर है ना, पोलर मतलब पोलैरिटी मतलब चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन जब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ही नहीं
तो चार्ज सेपरेशन क्यों होगा? तो चार्ज सेपरेशन नहीं है मतलब कोई पोलैरिटी नहीं है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल Cl2, Br2, I2, N2, F2, ये सब इसमें ही आएंगे। सेम न्यूक्लियाई है, ठीक है, मतलब सेम ही एलिमेंट के बीच में बने हुए मॉलिक्यूल्स है, तो ये नॉन पोलर है। अब मैं क्लोरीन की बात करूं तो जैसा क्लोरीन ये वैसा ही क्लोरीन ये, तो आपस में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो क्या है, नॉन पोलर है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल NH3, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, H2O, ठीक, तो ये सब क्या है आपके पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स है, इनमें पोलैरिटी होती है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ही ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन। होगी म्यूचुअल शेयरिंग ही, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है तो बनेगा म्यूचुअल शेयरिंग से ही ऑक्टेट कंप्लीट होगी, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो हमने Cl2 इसका एग्जाम्पल देख लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन O2 का एग्जाम्पल देख लिया। अब मैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल आपको शो करने वाली हूँ, ठीक है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में है नाइट्रोजन, ठीक। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 7, तो 2 and 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 3 की क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक। तो ये नाइट्रोजन, दिस वन इज योर नाइट्रोजन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे हम 1 2, ठीक है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इसका एग्जांपल हो गया आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो चार्ज सेपरेशन नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल बीचों बीच बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब हम अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन, ठीक है, और कितने 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक। अब हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, ठीक। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब जो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वही उसका ऑक्टेट माना जाता है, ठीक है। तो 2 की म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ हाइड्रोजन का कंप्लीट, 2 की म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ हाइड्रोजन का कंप्लीट, 2 की म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ हाइड्रोजन का कंप्लीट। अब नाइट्रोजन के खुद के 5 है, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में उतारा है 3 हाइड्रोजन के साथ, तो जो 3 हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये कहाँ ले सकता है, अपनी शेयरिंग में ले लेगा, तो 5 ये इसके अपने, ठीक है, 6 7 8, ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट, किसका, अमोनिया का, ठीक है। अब क्या होता है, अमोनिया के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ज्यादातर पूछे जाते हैं अमोनिया के और वाटर मॉलिक्यूल के, ठीक है। एक चीज और होती है, जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते हैं कोई भी एलिमेंट के, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोला जाता है, इनर्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इनर्ट पड़े हुए हैं, ये शेयरिंग में नहीं गए हैं, तो इन्हीं को ही आगे चल के बोला जाता है लोन पेयर। बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे की क्लासेस के लिए आपका निकलने वाला है, क्या होते हैं लोन पेयर, इनर्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सीख सकते हैं आप कुछ कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, क्या लोन पेयर
पेयर होता है दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसे ही ऑक्सीजन में दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो भी मैं वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। क्या होते हैं लोन पेयर? इनर्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो आपके लोन पेयर होते हैं, इनर्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन बीच में, हाइड्रोजन, ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 1 1, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। अब जब करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट तो ये इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2। अब एक एक शेयरिंग में गया है ऑक्सीजन का, तो जिसके साथ शेयरिंग में गया है ऑक्सीजन उनसे ही शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो 6 इसके अपने, 7 इस हाइड्रोजन के और 8 इस हाइड्रोजन के, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो ऑक्सीजन के ये वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, एक ये पेयर, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? आपके लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं? 2। ध्यान से देखिएगा, इन्हीं को बोला जाता है इनर्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड के ऊपर यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है 10th क्लास, प्रीवियस ईयर में कई बार आए हुए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड क्लोराइड, ठीक है, व्हाइल इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये क्या है? आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। कैसा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है वो तो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ना, फिर भी ये कैसा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो रीजन क्या है? रीजन है, अगर आप CCl4 का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, फिर भी ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। वाई CCl4 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। तो क्या होता है? क्लोरीन चारों तरफ प्रेजेंट है, किसके? कार्बन के। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या है? कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के, नेट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स नीचे खींचेगा तो ऊपर वाला क्लोरीन ऊपर खींचेगा, ठीक है। तो कार्बन के चारों तरफ क्लोरीन प्रेजेंट है, इससे जो नेट डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। नेट डाइपोल मूवमेंट मतलब चार्ज सेपरेशन हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाएगा? आप खुद देखिए, क्लोरीन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ये इधर खींचेगा, तो पीछे भी तो एक क्लोरीन प्रेजेंट है, उतना ही ये इधर खींच लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट हो गए। अब नीचे क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ खींचेगा तो ऊपर वाला क्लोरीन ऊपर की तरफ खींचेगा, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग के वो बीच में ही प्रेजेंट रह जाते हैं, तो इसलिए CCl4 क्या है? आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो आप कैसे लिख सकते हैं? इन केस ऑफ CCl4 नेट डाइपोल मोमेंट mu is equal to 0 because 4 chlorine atoms are present in सराउंडिंग ऑफ कार्बन, ठीक है। तो क्या होता है? जो एक क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो दूसरा क्लोरीन उसके
नेट ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका सेम ही हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CCl4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है। तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट क्लोरीन का, ये ऑक्टेट कंप्लीट क्लोरीन का, ये ऑक्टेट कंप्लीट क्लोरीन का। एक क्लोरीन ऊपर है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको भी क्रॉस ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसका भी 7 और एक 8, ठीक। अब कार्बन के एक एक की शेयरिंग की है, जिसके साथ शेयरिंग की है ये एक एक की शेयरिंग चारों के चारों क्लोरीन के साथ कर लेगा, ठीक है। ये आपका CCl4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस लिखने के लिए आते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक अगर एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं आपको 2 और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट डाउन दी 2 और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, तो आप यहीं से ही लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो डिफरेंस का ही बनता है दोनों के बीच में, ठीक। तो आयनिक कंपाउंड्स हमने क्या पढ़े हैं, आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं जिनमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो क्या लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ionic compounds are formed due to complete transfer of electrons, complete transfer of electrons, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा होता है, एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक। अब अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स में देखें तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, ठीक। यहाँ ट्रांसफर नहीं होता, तो एक तो डिफरेंस आपका यही हो गया, ठीक है। दूसरा, आयनिक कंपाउंड्स मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल के ही बीच में बनते हैं बस। आयनिक कंपाउंड्स are formed between metal and non-metal. Covalent compounds are formed between non-metals. ठीक है। अब ये नॉन मेटल्स कैसे हो सकते हैं, या तो सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के भी हो सकते हैं या डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के भी
और डिफरेंट के भी, सेम के जो Cl2Br2I2N2 मतलब नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, हाँ HCl HBr, इनमें क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, NH3 वाटर मॉलिक्यूल, H2O, ये सब। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स कंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स कंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो दे शोज हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसीलिए उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स shows low boiling point और melting point। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके बिहाफ पे, कंडक्टिविटी, कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर of electricity due to the presence of ions in their molten or aqueous state। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से ये भी आया है कई बार बोर्ड एग्जाम में, NaCl कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स सॉलिड फॉर्म बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस और मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा, इन केस ऑफ NaCl सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट प्रेजेंट so it cannot conduct electricity, but in case of molten form or aqueous state ions are present in NaCl as Na positive or Cl negative। so due to the presence of ions in aqueous state or molten state NaCl can conduct electricity। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोई आयंस नहीं होते, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट नहीं कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट हम किस पे देखेंगे,
सोल्यूबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, नेक्स्ट हम इससे सोल्यूबिलिटी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किसमें, कंप्लीटली पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी का भी आपका डिफरेंस पूछा जाता है। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर solvents. Ionic compounds are soluble in polar solvents. Covalent compounds are soluble in non-polar solvents. Covalent compounds are soluble in non-polar solvents. ठीक है, जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ये वाला डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारे आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के डिफरेंस है, इसी में ही इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी आपसे NH4Cl और NH4OH, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक तरीके से कह सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है वो दोनों को ही फॉलो करता है। उसमें क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में पहले म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होते हैं जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। किसका, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं NH4Cl का एग्जांपल बताऊं तो उसमें अमोनिया क्या करेगी, सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और फिर उसके बाद अमोनिया में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो डोनेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, किसको, HCl के H पॉजिटिव को। ठीक, तो एक तरीके से लुईस एसिड बेस का भी कॉन्सेप्ट वहां पे जनरेट हो जाता है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो आपके मिक्सचर होते हैं किनके, आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि पहले उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दोनों ही होता है। ठीक है, तो जब हम कंपाउंड समझेंगे तो अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक, मतलब जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है तो वहां कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर हम कहें तो बेसिकली मिक्सचर कहा जा सकता है कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड का। ठीक, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड, जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सबसे पहले म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक, फिर उसके बाद कोई पर्टिकुलर एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली किसी दूसरे को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, तो वहीं से ही आता है आपका क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बी डिफाइंड एज may be defined as covalent bond and dative bond. In coordinate bond, one atom donate
लोन पेयर टू अदर एटम। ठीक है, तो इससे आप समझिए जो वन एटम है ये डोनेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, किसको, दूसरे एटम को। ठीक है, तो जो डोनेट कर रहे हैं तो इसमें ये क्या हो गया आपका, डोनर एटम हो गया। क्या हो गया, डोनर एटम। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ठीक, और दूसरा एटम वो क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। ठीक, तो डोनेट करने वाले एटम और एक्सेप्टर, तो एक तरीके से एसिड बेस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। किसका कॉन्सेप्ट आया है, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, और बेस क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर। तो उन्हीं के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका क्या, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एक सोल्ट है आपका, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड के बारे में कई बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में NH4Cl को NH4Cl के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनवा लिया जाता है। ठीक है, तो अब कैसे इसमें आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किस तरीके से आपके लुईस एसिड और लुईस बेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं NH4Cl की बात करूं तो NH4Cl कैसे बनता है, NH3 अमोनिया रिएक्ट विद HCl प्रोड्यूस NH4Cl। ध्यान से देखिएगा, अगर अमोनिया HCl से रिएक्ट करे, ठीक है, तो क्या बनाती है, NH4Cl सोल्ट बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अमोनिया आपकी क्या होती है, बेस, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या है, एसिड है। ठीक, क्यों एसिड है HCl, क्योंकि HCl को अगर आप ब्रेक करोगे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और H पॉजिटिव क्या होता है आपका, प्रोटोन। ठीक है, H पॉजिटिव क्या हो गया, प्रोटोन। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, जैसे इसमें हो गई अमोनिया। ठीक है, और एक क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जैसे इसमें क्या हो गया आपका H+ मतलब प्रोटोन। H+ क्या कहे जाते हैं, आपके प्रोटॉन्स कहे जाते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, तो जब हम NH3 में HCl मिलाएंगे तो होगा क्या, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो मिक्सचर भी कहा जा सकता है, किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का और आपके डेटिव बॉन्ड का, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, डेटिव बॉन्ड मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली क्या कर दे, डोनेट कर दे दूसरे एटम को। ठीक है, ऐसी बात क्यों कही गई है, वो इसलिए कही गई है, अगर आप देखेंगे अमोनिया कैसे कंप्लीट होता है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अमोनिया का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा आपका। ठीक है, अमोनिया ये क्या है, अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अमोनिया में नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लिए। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1। ठीक है, तो क्या हुई आपकी म्यूचुअल शेयरिंग हुई। अमोनिया का स्ट्रक्चर तो हमने किस में पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा हुई है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, अमोनिया का ये हो गया क्या, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको कोवेलेंट कंपाउंड जब पढ़ाए थे तब अमोनिया में बताया था कि नाइट्रोजन के पास जो ये क्या होते हैं, इनर्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, लोन पेयर बोला जाता है। क्या होता है, बोला जाता है लोन पेयर। ठीक है, तो अमोनिया में क्या हो गया, अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा प्रेजेंट है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो अब इस अमोनिया में जैसे ही आप HCl डालेंगे,
ठीक है। तो HCl क्या होता है, HCl में होता है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव, H पॉजिटिव क्या है, H पॉजिटिव है आपका क्या, प्रोटोन। क्या है H पॉजिटिव, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव तुरंत किसके पास जाएगा, अमोनिया के पास जाएगा। ठीक है, और अमोनिया के नाइट्रोजन में से लोन पेयर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो अपने इनर्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए ही क्या लिखा जाता है, NH4 पॉजिटिव। क्या लिखा जाता है, NH4 पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव है वो पूरे नाइट्रोजन के ऊपर है, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो बॉन्ड मैंने आपको दिखाया है यही है आपका क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको ही बोला जाएगा डेटिव बॉन्ड। क्या बोला जाएगा, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर किसको दे दिए, H पॉजिटिव को दे दिए, जो कहां से आया था, HCl के सॉल्यूशन में से आया था। जब हमने HCl के सॉल्यूशन को किस में डाला, अमोनिया में डाला, मतलब H पॉजिटिव था और साथ में क्या प्रेजेंट था, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो Cl नेगेटिव आपका एज इट इज हो जाएगा NH4 पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव। तो जो NH4Cl की फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होती है, आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होती है। अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होते हैं जिनमें क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर डोनर एटम प्रेजेंट होता है, उस डोनर एटम पे एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, किस टाइम पे, उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के टाइम पे। ये जो लोन पेयर है ये शेयरिंग में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होता है, कोई एक ऐसा एटम जिसके ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर किसको डोनेट कर दिए जाते हैं, किसी दूसरे एटम को। किस एटम को डोनेट कर दिए जाते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो यहाँ पे क्या है, आपका प्रोटॉन H पॉजिटिव। ठीक है, तो इस H पॉजिटिव को जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाइट्रोजन से साइन दिखा दिया हमने हाइड्रोजन की तरफ डेटिव बॉन्ड का। ठीक है, और पूरे के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि आप पॉजिटिव, जब नाइट्रोजन ने अपने जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो ठीक है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में आपका Cl नेगेटिव प्रेजेंट ही रहता है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका सोल्ट NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली जो बेस्ड है वो आपका एसिड बेस केमिस्ट्री पे बेस्ड है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं, आपके लोन पेयर एक्सेप्टर, और बेस क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर। तो ये अमोनिया बेस है, लोन पेयर डोनर। ये एसिड था HCl, लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो अमोनिया मिक्सचर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का और डेटिव बॉन्ड का, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का। वो इसलिए मैंने बोला है क्योंकि देखो पहले अमोनिया में नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है वो किससे हुआ है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे म्यूचुअल शेयरिंग होती है वैसे हुआ है ना, म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर दिए, अपने डोनेट कर दिए। किसको डोनेट कर दिए, प्रोटॉन को, जो प्रोटॉन कहाँ से आया था, एसिड से आया था। ठीक है, तो ये एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ। ठीक, आपने देखा ये, तो ये क्या हो गया, आपका डेटिव बॉन्ड हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एमसीक्यू में आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बेसिकली समीशन कह सकते हैं, किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो समीशन कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का और आयनिक बॉन्ड का। इस तरीके से आपको पहचानना होगा। ठीक,
नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना होगा, अमोनिया NH3 रिएक्ट विद वाटर H2O, ठीक। तो अगेन अमोनिया में यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या प्रेजेंट हो जाएगा आपका, वाटर को H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तो ये क्या हो गया आपका प्रोटोन, तो कंडीशन फुल हो गई, एक लोन पेयर डोनर हो गया, डोनर लोन पेयर डोनर एटम, और एक क्या हो गया आपका लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है, ये एक्सेप्टर और ये डोनर, ये कंडीशन आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होती है, ठीक है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो वही है, अमोनिया अपना कोवेलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहेगा जो कौन ले लेगा, आपका प्रोटोन ले लेगा, ठीक। तो अगर मैं आपको दिखाऊं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, ये 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, अमोनिया के नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है आपका हाइड्रोजन का, ठीक। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक, और अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा सबके साथ म्यूचुअल शेयरिंग। अब ये क्या बचा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, ये क्या है लोन पेयर, ठीक। तो अब इनको कौन एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव, वाटर का H पॉजिटिव प्रोटोन, ठीक है। तो प्रोटोन क्या करेगा, इन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और किस तरीके से बन जाएंगे आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका डेटिव बॉन्ड NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया NH4OH के लिए। अभी मैं आपको हाइड्रोनियम आयन के बारे में और बताती हूँ। एक है आपका H3O पॉजिटिव बनता है, क्या बनता है H3O पॉजिटिव, ये कैसे बनता है, ठीक। वाटर में जब भी हम एसिड मिलाते हैं, वाटर H2O, ठीक है, H2O में हमने क्या मिला दिया, एसिड मिलाया, एसिड अगर HCl मिला दिया, ठीक है, तो एसिड में क्या प्रेजेंट होते हैं H पॉजिटिव प्रोटोन, ठीक है, ये क्या हो गया सिंपल वाटर, ठीक है। अब ये क्या है आपका एसिड, ठीक। तो क्या बन जाता है आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O पॉजिटिव, कैसे बनता है वो आप देख लीजिए, ठीक। वाटर को अगर आप देखेंगे तो वाटर का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन में कितने आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। ये कितने हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन में ये लोन पेयर प्रेजेंट है और एक ये लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या हो गया आपका लोन पेयर, ठीक है। ऐसे ही ये भी हमारा क्या है लोन पेयर, ठीक। अब क्या है आपने वाटर में मिलाया है एसिड, तो एसिड में होता है H पॉजिटिव, तो आ गया प्रोटोन, ठीक है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा किसको H पॉजिटिव को, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका किस तरीके से स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और थर्ड जिसको क्या किए हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने क्या कर दिए हैं आपके डोनेट कर दिए हैं, ये बन गया आपका डेटिव बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये फॉर्मेशन हो गई किसकी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये किसकी फॉर्मेशन हुई आपके हाइड्रोनियम आयन की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपके कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोनियम आयन की जो फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है, और सिलेबस में स्पेशली मेंशन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन
थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर किसकी, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन और अमोनियम आयन की फॉर्मेशन, दो ही पढ़ी है। तो अमोनियम के हमने कई सारे एग्जांपल देख लिए, NH4OH, NH4Cl। ठीक है, ये हमने किसका एग्जांपल देखा, हाइड्रोनियम आयन का एग्जांपल देखा। ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अभी तो मैंने फिलहाल 2009 का ही लिया है। The one which is composed of all the three kinds of bond। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो तीनों तरह के बॉन्ड से क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक, आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, कोवलेंट बॉन्डिंग भी प्रेजेंट हो और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी प्रेजेंट हो। तो यही मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाते हुए बताया भी है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो एक तरीके से मिक्सचर ही होता है, आयनिक और कोवलेंट का भी। ठीक है, तो NaCl की अगर मैं बात करूं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आयनिक है सिर्फ। ठीक, ये कैसा बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है आपके, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल पढ़ाया था। ठीक है, अमोनिया कोवेलेंट बॉन्ड का है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ऐसा है आपका आंसर, ये करेक्ट। ठीक है, ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनियम क्लोराइड में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि अमोनियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट होता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, और अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है, लोन पेयर अपने डोनेट करता है किसको, HCl के हाइड्रोजन को, H पॉजिटिव को, तो वो क्या हो जाता है आपका आयनिक बॉन्ड। तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल समझाया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और किस तरीके से MCQs पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। 4 प्रॉपर्टी लिख दी सपोज, उनमें से 3 प्रॉपर्टीज लिख दी किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की, एक है आपकी किसकी, आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी आयनिक कंपाउंड की होगी। ठीक है, तो वो आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा, तो उसमें नोट नहीं आएगा। ऐसे लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रॉपर्टी फॉर आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की होगी, सपोज हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया। ठीक है, तो उस पर आपको टिक करना है। बाकी सारे कैरेक्टर्स किसके दे दिए, कोवेलेंट बॉन्ड के दे दिए, जैसे कि these compounds are soluble in non-polar solvents। तो आयनिक तो किस में डिसॉल्व होता है, पोलर सॉल्वेंट में होता है। ठीक है, इस तरीके से। और these type of compounds have डू नॉट हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक कंपाउंड में तो होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की है, बाकी सारी आपकी किनकी है, कोवेलेंट बॉन्ड्स की है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ CCl4 एंड स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो आप वीडियो में अगर देखेंगे तो मैंने जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं इन सब पे बेस्ड हमारी वीडियो है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जांपल भी मैंने आपको समझाया है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे, इस तरीके से 4 हमने क्या ले लिए, Cl। ठीक है, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ठीक है 6 7। ठीक है, अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो चारों तरफ बना लिए, 1 2 3 4। तो एक जो आपका क्लोराइड है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इधर हो जाएंगे, 7 अपने 1 कार्बन का, 7 अपने और 1 कार्बन का, ऐसे ही 7 अपने और 1 कार्बन का। अब जब कार्बन ने 1 1 की शेयरिंग चारों के साथ की है तो ये कार्बन
के हो जाएंगे अपने 8। तो ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट है भाई, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो किस तरह की, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है वाई कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व क्यों नहीं होता। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड किसका एग्जांपल है, कोवेलेंट कंपाउंड का, एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें खुद में पोलैरिटी नहीं है, CCl4 में पोलैरिटी थोड़ा ही ना है, नॉन पोलर कंपाउंड है एक तरीके से। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट चलता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, पोलैरिटी नहीं होती, तो इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन केस ऑफ CCl4 पोलैरिटी इज नॉट प्रेजेंट, आयंस आर नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन CCl4 के ऊपर बनता है, क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड क्लोराइड। जो कार्बन और क्लोराइड है इनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, व्हाइल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड क्लोराइड बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। फिर भी ये किसका एग्जांपल है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का। ऐसा क्यों है, जबकि इसमें इनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है कार्बन और क्लोरीन के। ठीक है, तो क्या होता है, इसका आंसर है जितने भी आपके क्लोराइड्स हैं वो चारों तरफ प्रेजेंट है, किसके, कार्बन के। ठीक है, तो एक क्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा क्लोरीन है उसको उतना ही उधर दूसरी साइड में खींच लेगा। तो जो CCl4 होता है, इन केस ऑफ CCl4 नेट डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो 0 के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, वो बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं बोन्स के, इसीलिए ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है आपका, क्या, CCl4। कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के बावजूद भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके CCl4 पे पूछे गए हैं कई बार। ठीक, नेक्स्ट एक और अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स में से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। मैंने आपको क्या बताया था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। आयनिक कंपाउंड्स जब बनते हैं तो उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स वो हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो मेटल्स के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसका मतलब उनका होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो मेटल्स का होता है ऑक्सीडेशन, और जो उसमें दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होता है नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उनका होता है रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl कैसे बना, जब Na के ऊपर Na पॉजिटिव आ गया था और Cl के ऊपर Cl नेगेटिव आया था। आया कैसे था, Na का जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था, 11, तो 2 8 1। क्लोरीन का जो क्या था एटॉमिक नंबर 17 था, तो 2 8 7। अब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए थे। तो हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, कि कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, उसमें X और Y एलिमेंट के बीच में क्या हो रही है, आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। तो राइट डाउन द एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड राइट डाउन द एलिमेंट विच इज रिड्यूस्ड। तो जो मेटल्स रही जाएंगी, अगर X Y बोला है तो X क्या है, मेटल है, यहाँ पे Y है क्या, नॉन मेटल। तो X
का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो X वो है जो ऑक्सीडाइज हो रही है और Y वो है जो रिड्यूस हो रही है। तो सपोज NaCl के केस में अगर मैं ये पूछ लेती तो Na वो है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cl वो है जो रिड्यूस हो रहा है। तो आपको वहां पे देखना है जो मेटल है वो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होती है और जो नॉन मेटल्स है वो हमेशा रिड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, इनका मेटल्स का ऑक्सीडेशन हुआ है और नॉन मेटल्स का रिडक्शन। नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, और मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है हमारा। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग आयनाइजेशन। तो जब आयनाइजेशन होता है तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। दिस चेंज इज कॉल्ड, तो ये चेंज क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ऐसे ही नॉन मेटल्स के लिए क्या लिख सकते थे, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग आयनाइजेशन, दिस चेंज इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। बाकी आप जब लेक्चर देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। पूरा कंप्लीट लेक्चर आपका क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। थैंक यू।